नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की जो कार्यपत्रक नंबर 35 आए हैं और जिसकी दिनांक है 23 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी करेंगे। बच्चों, आज का जो कार्यपत्रक है उसमें पढ़ेंगे हम अट नहीं रही है। ठीक है, ये पोएम पढ़ेंगे और इस कविता में देखते हैं क्या है। देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मतलब अट नहीं रही है, इसका मतलब कवि जो हैं ये कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जो महीना होता है किस चीज़ का, फागुन का महीना, आपने सुना होगा फागुन के महीने में आप होली मनाते हो। तो कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। आभा फागुन की, जो फागुन की खुशबू है, सुंदरता है, शोभा है, वो समा नहीं रही है, तन सट नहीं रही है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि वो प्रकृति में समाहित होना उसका बड़ा ही मुश्किल है। क्यों कह रहे हैं फागुन के महीने को? क्योंकि फागुन का महीना ऐसा होता है जिसमें धरती ऐसा लगता है कि फिर से नए रूप में आ गई है, फिर से सज धज गई है। और जो बसंत ऋतु के आगमन पर जो भी प्रकृति में बहुत बदलाव होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नई नई कपोलें फूटने लगती हैं, है ना, रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं सारे उस पर, और हवा जब चलती है तो सारा का सारा जो वातावरण होता है उन फूलों की खुशबू से महक उठता है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो प्रकृति में जो आभा है फागुन के महीने की, वो अट नहीं रही है, वो समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो आगे अब जो कवि हैं हमारे, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वो अब इस कविता में जो फागुन के महीने को उन्होंने मानवीकरण रूप दे दिया है। जैसे मानव की विशेषताएं होती हैं, इसी तरीके से उन्होंने फागुन की विशेषताएं बताई हैं। क्योंकि जो मानवीकरण अलंकार जब होता है किसी ऐसी चीज़ को जो मानव ना हो और उसमें मानव की विशेषताएं बता दें तो वो होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने जो क्या कर रहे हो, आसमान में उड़ने के लिए क्या कर रहे हो, अपने पर कर देते हो, अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। क्योंकि जो पक्षी होता है ना, वो एक सजीव प्राणी है, और जो फागुन का महीना है वो तो सजीव ऐसा नहीं है कि वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उड़ तो नहीं सकता फागुन, लेकिन उसमें वो विशेषताएं दी हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अपने पंख फड़फड़ा रहे हो आसमान में उड़ने के लिए। ठीक है, और मैं तुमसे मन कर रहा है कि मैं चाहता हूँ, ये चाह रहा हूँ कि मैं तुम पे से अपनी आँख हटा लूँ, लेकिन वो मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ। क्योंकि जो फागुन का महीना है इतना सुंदर है कि चाह कर भी कभी उस पे से अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल की जो डाली हैं वो बिल्कुल पत्तों से लद गई हैं। जैसे पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं पेड़ों के, और पत्ते अब क्या हुआ है, जैसे ही फागुन का महीना आया है, बसंत ऋतु आई है, तो फिर से नए नए पत्ते आ गए हैं, और कहीं पे जो डालें हैं हरी हो गई हैं और कहीं पे लाल हो गई हैं। लाल किस चीज़ से हो गई हैं, फूल आ गए हैं उस पर। कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पाल, और वो ये कह रहे हैं कि कहीं पे जो वो अब अपने मतलब वो इस तरीके से अपनी जो कल्पना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरी जो उर में, मेरे हृदय में जो वो आपकी वो क्या है, ये जो माला है, ये जो सुंदर माला है प्रकृति के, जो गले में रंग बिरंगी जो सुंदर सी माला पहन रखी है, वो मैं देख पा रहा हूँ। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री। और वो कवि फिर से कहते हैं
कि सारे में इतनी शोभा बिखरी पड़ी है, कण कण में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है कि वो धरा में, वो पृथ्वी में बिल्कुल भी पट नहीं रही है, बिल्कुल भी समा नहीं रही है। इसमें इन्होंने पूरी तरीके से फागुन को ऐसे दिखाया है जैसे कोई प्राणी हो। कहीं उसने बोला है कहीं सांस लेते हो क्या, फागुन का महीना सांस लेता है। घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में, क्या वो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। पर कर देते हो। तो इसमें मानवीकरण करके उसकी सुंदरता का व्याख्यान करा है कि वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना मनोहारी दृश्य है कि कोई चाहे भी तो अपनी आंखों को कैसे हटाए। सारे में खुशबू भरी पड़ी है, इतनी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। अट का मतलब होता है समाना, पाट मतलब जगह जगह, और शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, मतलब इतनी ज़्यादा शोभा है, इतना सौंदर्य फैला हुआ है। और पट नहीं रही, वही है अट, और पट मतलब समा नहीं रही है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न उत्तर देखने से पहले ये देखिए आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पिक्चर है ना, ये उनकी तस्वीर दी गई है। चलिए आप देख लेते हैं इसके सारे प्रश्न उत्तर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो बच्चों इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। कवि की आंख फागुनता की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का जो मौसम और दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है ना, अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ और हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, मतलब अलग होता है। तो फागुन में वर्षा होती है, बारिश की बूंदें वातावरण को स्वच्छ कर देती हैं, पूरा वातावरण सुंदर प्रतीत होता है, आसमान अत्यंत साफ सुथरा लगता है, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, वातावरण शीतल तथा शांत हो जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण फागुन का मौसम अन्य सभी ऋतुओं से भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, सोच कर लिखो। तो बच्चों देखिए हमने क्या लिखा है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे बसंत का महीना बहुत पसंद है। ये है अलग है बच्चों। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बोरों से लद जाते हैं, जैसे बोरे भर जाते हैं इस तरीके से, खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अतः राग रंग और उत्सव मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इसे ऋतुराज भी कहा जाता है, इसलिए यह ऋतु मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन, जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होने लगे, मानव की भावनाएं दिखाने लगे, यानी कि निर्जीव चीज़ों में सजीव को दर्शाया जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है मानवीकरण, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें क्या फूल हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते, लेकिन हंसना और मुस्कुराना क्या है? एक मानवीय क्रियाएं होती है, मानव करता है, तो इसलिए इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें मानवीकरण किया गया है। ठीक है, ऐसे ही हमें इस कविता में से कुछ उदाहरण ढूंढ कर लिखने हैं। तो बच्चों इसमें तो बहुत सारे हैं और मैंने आपको बताए भी थे जब मैं पढ़ा रही थी। जैसे फागुन की तन, क्या फागुन का तन होता है, शरीर होता है? तो इसमें मानवीकरण है। कहीं सांस लेते हैं, घर घर भर देते हैं, तो सांस भी नहीं लेता फागुन, ये कौन करता है? मनुष्य करता है, तो इसमें भी मानवीकरण है। कहीं पड़ी उर में मंदगंध पुष्पमाल, तो इसमें भी हृदय में मंदगंध, तो ये हृदय कहाँ से आ गया? तो इसमें भी क्या है? इसमें भी मानवीकरण। उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, तो ये भी, क्योंकि उड़ तो सकता नहीं है फागुन, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी निर्जीव में सजीव का वर्णन करा गया है, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं ये हमसे। पांचवा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इस रचना के रचनाकार हैं। जो ये आपने अट नहीं रही है पढ़ा है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने लिखा है।
इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक हुई थी, महिषादल में ही हुई थी, 9वीं तक पढ़े थे। उन्होंने स्वयं अध्ययन किया, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का ज्ञान लिया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का इन पर बहुत असर पड़ा और सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये तो इन्होंने थोड़ा सा इनका जीवन परिचय दे दिया है। अब उन्होंने ये बोला है कि इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करो और इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखो। इस कार्य में आप किसी चीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों, लो आप मेरी हेल्प ले लो, ये लो आप, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बोला है कई सोर्सों से हेल्प लेके लिखनी है आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जो छायावादी युग के ना 4 स्तंभ थे, एक जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के थे, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा और ये और इनके साथ हमारे हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये थे स्तंभ। और भी छायावादी कवि हैं लेकिन इनको मुख्य माना जाता है। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण हुई है। कविताओं से ही उन्हें ख्याति मिली, फेमस हुए वो। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस तरीके से हैं: परिमल, अर्चना, सांध्य, काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो सरन, राग विराग, गीत कुंज, अनिमा, कुकुरमुत्ता। ठीक है। निराला ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। ठीक है। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचनाकाल निराला ने स्वयं कब बताया था, 1916 ईस्वी में बताया था, तथा वस्तुतः 1921 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। ये उनकी जो शुरू की चीज़ें हुई वो बता रहे हैं। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य, गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखा था, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी लिखा था उन्होंने। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी वर्कशीट 35 और आशा करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हैं। और बच्चों, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। थैंक यू।